नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और जो प्रैक्टिस सेट आपको जो दिए जा रहे हैं बराबर मैंने आपको बताया 2000 एसएससी जीडी में एसएससी जीडी 2018-19 19-20 में जो प्रश्न आए हुए हैं उस परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में उनसे संबंधित ये सेट है अगला। और पिछला सेट जो मैंने आपको दिया था उसमें आपने देखा था 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी से संबंधित थे। चलिए तो बात करेंगे। और आज कई दिनों के गैप के बाद आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, उसका मैंने आपको बताया है। इस महीने में थोड़ा गैप इसी प्रकार से चलेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का। 28 तारीख के बाद में 28-29 के बाद में फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा। रेगुलर मतलब तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट आपको तीसरे दिन मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे 28 यानी इस महीने के बाद। तो तब तक आप इसे मैनेज करें और प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाते रहें। चलिए प्रश्न देखेंगे। पहला स्क्रीन पर प्रश्न है हमारे लिए, इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आया है ये 18-19 का जो सेट है एसएससी का उसमें आया हुआ है। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कुछ क्षेत्र हैं इनमें जो प्रभावित थे, लेकिन यहाँ पर सही जवाब आपका चित्तौड़ होगा। चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन बी होगा। झांसी, जगदीशपुर और ये लखनऊ, ये तीनों प्रभावित थे। और आप देखेंगे झांसी में, ये झांसी जो है इसमें रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने यहाँ का केंद्र संभाला था। यहाँ जब विद्रोह हुआ था तो वहाँ उन्होंने कमान संभाली थी। और जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में आपने देखेंगे बेगम हजरत महल जो थी, बेगम हजरत महल तो इन्होंने कमान संभाली थी। और जगदीशपुर जो है वहाँ पर कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह उन्होंने कमान संभाली थी। कुंवर सिंह ने। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा चित्तौड़गढ़ नहीं, चित्तौड़, जो यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था उस समय ये क्षेत्र प्रभावित नहीं था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आया हुआ प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप देखें 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक यानी विलियम बेंटिक। तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और 4 में से आप देखेंगे कौन सा 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल था, इनमें से कौन था। तो देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1858 में रानी का जो घोषणा पत्र आया था 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के एक पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने उस लेटर को पढ़ के, घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया था। और उसी घोषणा पत्र के द्वारा 1858 में आप देखेंगे लॉर्ड कैनिंग भारत का कौन बना था, वायसराय बना था ये। यानी आप कह सकते हैं कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था ये भारत का और प्रथम वायसराय। तो मेरी क्लास आप देखेंगे तो उसमें आपको ये बताया गया है। और डलहौजी 1848-49 में आए थे, 55-56 तक ये डलहौजी रहे थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। और लॉर्ड मिंटो जो हैं आप देखेंगे यहाँ पर, लॉर्ड मिंटो ये 1809 के आसपास ये थे भारत में। और विलियम बेंटिक तो आपने देखा ही है, विलियम बेंटिक 1828 में आए थे और 1835 तक ये भारत में रहे थे।
है ना, विलियम बेंटिक। और सती प्रथा का अंत भी इन्होंने विलियम बेंटिक ने ही 1829 में किया था। चलिए प्रश्न देखेंगे अगला। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, हाँ तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर सही जवाब होगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बात एक ही है, सिपाही विद्रोह कह लो या 1857 का विद्रोह कह लो, बात एक ही है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लेकिन क्वेश्चन ये घुमा घुमा के पूछता है, तो ये आपको इसका जवाब देना है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप सही जवाब वही होगा। अभी आपने देखा 1857 का विद्रोह कह लें या सिपाही विद्रोह कह लें, बात एक ही है। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था यानी सिपाही विद्रोह, उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल और फिर 1857 में वायसराय बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 का विद्रोह बैरकपुर में जब हुआ था तो वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर कौन था? ऑप्शन ए में आप देखेंगे हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी कर्नल फिनिश, ऑप्शन सी हेरसे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हेरसे होगा। क्या होगा? हेरसे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी हेरसे कमांडिंग ऑफिसर था बैरकपुर में जब ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह जब हुआ था तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी सिपाही, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री, उसमें एक सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने ये विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। और उस समय गवर्नर वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो हेरसे थे। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। प्रश्न है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? ये देखिए आए हुए प्रश्न हैं, 1857 से ही कुछ क्वेश्चन उठा लिए गए आए हुए हैं। कौन ये असफल क्यों हुआ था? क्या कारण था 1857 का विद्रोह जो हुआ वो असफल क्यों हुआ? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, यानी हमारा क्या उद्देश्य है वो पता नहीं था, एकता नहीं थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये सत्य है। भारतीय राजा रजवाड़े जो थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ भी दिया था। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी ठीक है क्योंकि वो पहले से तैयार थे और सारी व्यवस्थाएं थी उनके पास। लेकिन अपने लोगों ने ही धोखा दिया और अपने सिपाही जो थे जिन्होंने विद्रोह किया था उनमें एकता नहीं थी, उनमें एकता नहीं थी। कुछ इधर भागे कुछ इधर भागे। और विद्रोह जब हुआ, देखिए कोई विद्रोह जब कहीं किसी भी आंदोलन होता है तो उसके लिए पहले से व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ इस स्थिति में, अभी आप देखते हैं आज के युग में ट्विटर कैंपेन हो या डिजिटल के माध्यम से आंदोलन होता है, सरकार से हम नौकरी मांगते हैं या कोई अब जैसे अभी आपने देखा अग्निवीर जब चला तो आंदोलन बड़े स्तर पर हुआ, लेकिन वो उसका कोई नेता नहीं था, वो ठप पड़ गया, है ना। तो यदि आंदोलन प्रारंभ हो रहा तो उसका कोई नेता भी होना चाहिए, तो आंदोलन एक सही दिशा में चलता है। नेता नहीं होगा तो आंदोलन सही दिशा में नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये तीनों मुद्दे थे, इसलिए ये सभी मुद्दे मानते हुए ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। इसलिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो था वो असफल हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1949 में, 1952 में, 1950 में या 1954 में। तो पहला आम चुनाव जो हुआ था लोकसभा का वो कब हुआ था? 1952 में। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था और ये लगभग 4 महीने चला था। कब, कितने दिन चला था? 4 महीने। 4 महीने चला था और ये चुनाव हुआ था। 489 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और आप देखेंगे 1952 में पहला आम चुनाव। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी जीडी के माध्यम से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है ऑप्शन 1951 1952 कर देता है, यहाँ 51 कर देगा 49 पर और यहाँ 52 कर देगा, तो आपको 1952 ही लगाना है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान
का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखिए अब यहाँ पर भाग की, संविधान के भाग की बात हो रही है, तो आप देखेंगे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग हैं संविधान में। और आप देखेंगे इस आधुनिक भाग यदि पूछे जाएँ तो 25 हो जाते हैं, क्योंकि भाग के अंदर भी भाग जोड़ दिए गए हैं। 470 के आसपास अनुच्छेद हैं आधुनिक, लेकिन वो अनुच्छेद का अंदर अनुच्छेद जोड़ा गया इसलिए। वैसे 395 अनुच्छेद मूल रूप से होते हैं। तो ये है, आप देखेंगे भाग वन जो है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। भाग वन में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, उसका वर्णन किया गया है। भाग दो में यहाँ पर नागरिकता पूछा है, नागरिकता, तो भाग दो में नागरिकता का वर्णन है, ऑप्शन ए होगा। और भाग तीन आप जानते ही हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार 12 से 35। और भाग चार आप देखते हैं, तो भाग चार में राज्य के नीति डीपीएसपी की बात की गई है। भाग चार में डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, डीपीएसपी भाग चार में। और भाग चार क और जोड़ा गया था बाद में, चार क। तो इसमें आपने क्या देखा है, इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं। और यहाँ पर भाग पाँच जो है ये संघ से संबंधित है। संघ का मतलब कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, संसद, राष्ट्रपति, और ये संघ की सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं, ये भाग पाँच में इनका वर्णन है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका ए होगा, नागरिकता से संबंधित यही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में समता के प्रावधान का अधिकार है? तो आप यहाँ पर देखेंगे समता का प्रावधान है, अनुच्छेद में आपको वैसे करा चुका हूँ अच्छे से, कुछ अनुच्छेद हद तक आप देखेंगे मेरी वीडियो, और वीडियो में आप पता करेंगे। चलिए यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा समता का अधिकार। समता का अधिकार विधि के समक्ष समता जो है वो अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के, यानी कानून के लिए, विधि के लिए सभी समान है। इसमें 14 में इसका विधि के समक्ष समता ही पूछा गया है इसमें। और अनुच्छेद 19 जो है, 19 का यदि आप वर्णन करेंगे तो मैंने आपको 19 में बताया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, है ना, कहीं भी बसने की, घूमने की आज़ादी, ये सारी आज़ादी आप अनुच्छेद 19 में पाते हैं। और अनुच्छेद 20 जो है, ये अनुच्छेद 20 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण, देखिए इसमें यह है, एक अपराध के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी, अनुच्छेद 20 ये कहता है। एक आपने क्राइम किया है तो आपको एक बार सजा मिल चुकी है, तो दोबारा नहीं मिलेगी। दूसरा, आप अपने खिलाफ, कोई व्यक्ति आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा नहीं कर सकता, ये भी आपको देता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। प्रश्न है, यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य मैंने अभी आपको बताया था, भाग 4 क में, और भाग 4 क है, तो आप मूल कर्तव्य बात करेंगे अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 51 क्या है, तो आप 36 से 51 तक देखें, इसमें डीपीएसपी की बात की है जो भाग 4 में है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, तो देखिए अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति एक बार नहीं, कितनी बार भी चाहे अपने पद के लिए खड़ा हो सकता है। यानी एक बार एक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुका है और वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहे, जितनी बार वो लड़ना चाहे वो लड़ सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ये अनुच्छेद 57 कहता है। तो ये था। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, इसमें देखेंगे, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया इसमें, यानी बच्चे जो कारखानों में काम करते हैं उनके लिए व्यवस्था बताई गई है कि इतने साल से इतने साल तक के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे, ये उनके लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए संसद का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी राज्यसभा का, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद का। देखिए राष्ट्रपति जो अंग होता है वो संसद का होता है, राज्यसभा लोकसभा का नहीं। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति को मिलाकर ही संसद बनती है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर आपके लिए। प्रश्न है धमाकेदार आया हुआ है, तंजानिया की राजधानी है, ये प्रश्न आया हुआ है, तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है? और ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है दार ए सलाम,
ऑप्शन बी ट्यूनिस, ऑप्शन सी आप देखेंगे ढाका और ऑप्शन डी में काठमांडू। तो तंजानिया की जो राजधानी है वो ऑप्शन ए आपका सही होगा, दार एस सलाम। ये कई बार राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं, कभी राजधानियाँ पूछता है तो कभी मुद्रा भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम है और इसकी मुद्रा शिलिंग होगी, लिख लेंगे आप, क्या होगी? शिलिंग। शिलिंग मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। ऐसे ही तंजानिया की जो मुद्रा है वो शिलिंग है। अगला इसी में बता देता हूँ, ट्यूनिस जो लिखा हुआ है, ट्यूनिस, ट्यूनिस ट्यूनिसिया की राजधानी है। ट्यूनिस जो है किसकी राजधानी है? ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया एक देश है, उसकी राजधानी ट्यूनिस है और इसकी जो मुद्रा होगी वो दीनार होगी। क्या होगी? दीनार, ट्यूनिसिया की। ढाका जो है, ढाका आप देख रहे हैं, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और ढाका का जो मुद्रा है वो टका है। ये ढाका जो है इसकी मुद्रा टका है, टका। और राजधानी ढाका किसकी है? बांग्लादेश की। काठमांडू आप देख रहे हैं, काठमांडू राजधानी नेपाल की है और नेपाल में तो आप जानते ही अपना ही चलता है रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। देखिए, इनमें से किस देश की राजधानी जकार्ता है? जकार्ता राजधानी किस देश की है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी लाओस। तो यहाँ पर राजधानी जकार्ता जो है वो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और देखिए इंडोनेशिया की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया। चलिए तो अगला देखेंगे आप, इसी में मंगोलिया लिखा हुआ है, मंगोलिया। मंगोलिया जो है ऑप्शन बी में, ये मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बटोर है। क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर मैं लिख देता हूँ, उलान, उलान बटोर किसकी? मंगोलिया की। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसकी मुद्रा जो है वो तुगरिक है, तुगरिक। क्या है? तुगरिक, तुगरिक, तुगरिक मुद्रा है यहाँ की मंगोलिया की। और मालदीव जो आप देख रहे हैं, मालदीव की राजधानी माले है। क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और यहाँ पर भी रुपया चलता है, देखिए रुपया, यहाँ पर भी मालदीव की राजधानी माले है और रुपया चलता है यहाँ पर। अब बचा आपका लाओस। लाओस की राजधानी वियंतियान है, वियंतियान। क्या लिख देता हूँ? लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान। नीचे करके देख लेंगे आप, वियंतियान, वियंति, वियंतियान। तो लाओस जो है, लाओस कौन सा देश? लाओस की राजधानी वियंतियान है और इसकी मुद्रा जो है न्यू किफलाओ, न्यू किफलाओ, न्यू किफलाओ, 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 ये है इसकी मुद्रा। किसकी? लाओस की। तो ये प्रश्न आपने देखे स्क्रीन पर, कितने प्रश्न हैं? 12 प्रश्न हैं हमने किए और इसका सही जवाब का ऑप्शन ए हो गया है। तो इस प्रकार से आप ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न इन्हें आप लगाइए, अभ्यास कीजिए। देखिए राजधानी और मुद्रा से प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षाओं में, बहुत प्रश्न आते हैं और ये आपको तैयार होने ही चाहिए। कहाँ से कौन सा पूछ लेता है, तो मैं एक एक करके आपको, अब देखिए इस महीने के बाद मैं आपको राजधानी भी कराऊंगा और मुद्रा, एक बार में एक वीडियो बना के डालूंगा, उसमें राजधानी और मुद्रा आपको अलग अलग मिल जाएंगी, किस देश की राजधानी कहाँ पर है और मुद्रा कहाँ पर है। मुद्रा के लिए वीडियो एक अलग बना दूंगा और राजधानी का वीडियो अलग बनाऊंगा, चाहे वो 2 वीडियो में कवर करें, हम 3 में करें। तो इस प्रकार से आपको तैयार हो जाएगा पूरा टॉपिक कि कोई सी राजधानी, और जो इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती हैं वही मैं आपके लिए तैयार करूँगा। हर देश की राजधानी इंपॉर्टेंट जो होंगी वो, मुद्रा क्या होगी वो, ये सारी चीज़, इनकी वीडियो अलग अलग बना के डालूंगा। 20-20 क्वेश्चन की बना के डाल दूंगा, तो आप जो है उसे अपने नोट्स के माध्यम से उसे नोट कर लेंगे अपने हाथ से और नोट्स के माध्यम से आप उसकी तैयारी करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये पहुँचे। देखिए एसएससी जीडी और एसएससी ने इसमें बहुत सारी वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी जीडी में ही ये क्वेश्चन आएंगे, ये बात भी है। एसएससी जीडी में ही आएंगे ऐसा भी कुछ नहीं है, कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा ये लिखा हुआ है, इनमें से किस देश की राजधानी जकार्ता, क्या जीडी पूछ सकती है? ऐसे कोई पूछ सकता है?
ये भी जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तंजानिया की राजधानी क्या जीडी में ही पूछा जा सकता है? क्या एसएससी स्टेनो नहीं पूछ सकता? क्या सीजीएल में नहीं पूछा जा सकता? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं पूछा जा सकता? कहाँ नहीं पूछ भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? क्या ऐसे जीडी ही पूछेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे तैयार करें और हर वनडे एग्जाम जो होता है, सीजीएल का है, स्टेनो का है, या उत्तर प्रदेश पुलिस का है, जीडी का है, जिसका भी एग्जाम है, ये कहाँ नहीं पूछे जा सकते प्रश्न, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, लेकिन हाँ, ये एसएससी के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीडी में, स्टेनो में भी, जीएस आती है उसमें भी, और सीजीएल में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसे तैयार करें और अच्छे से तैयार करके प्रैक्टिस सेट लगाएं और जवाब दें कितने आपके सही हैं 12 में से। तो अगले टॉपिक के साथ इंतज़ार करिए, थोड़ा गैप चलता रहेगा इस प्रकार से, और गैप के बाद में इस महीने के बाद आपको कोई गैप नहीं होगा, करंट के क्वेश्चन और आपको मिलना चालू हो जाएंगे। फिर करंट का और इसका, एक दिन करंट का, एक दिन इसमें से क्वेश्चन चलते रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अगले प्रैक्टिस सेट का फिर हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।